तो नमस्ते सभी दोस्तों को, मेरा नाम आदर्श है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की यूनिट 5 और PYQs के साथ। और ये जो वीडियो की वो स्पेशली बीकॉम प्रोग्राम ड्यू के बच्चों के सिलेबस को ध्यान में रखते ही बनाई गई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो चीज़ इसमें है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कस्टम लॉ। कस्टम लॉ क्या होता है? ठीक है, custom law refers to the body of law and regulation that governs the import and export of goods across international border। मतलब ये कस्टम लॉ एक टाइप से बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करती है रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इन इंडिया इट इज़ प्राइमरली गवर्न बाय कस्टम एक्ट 1962, the Custom Tariff Act 1975 and related rules and notification issued by the Central Board of Indirect Tax and Customs CBIC। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम लॉज आर, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है टू रेगुलेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर। मतलब रेगुलेट करना, मतलब नियम कायदों के हिसाब से गुड्स की मूवमेंट हो वो से इंश्योर करता है। टू लीवाई एंड कलेक्ट कस्टम ड्यूटीज़ लगाना ये सब, एंड टू प्रिवेंट स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड एंड टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फिर अब इसमें आता है एक और नया टॉपिक जो कि है की डेफिनेशन अंडर कस्टम एक्ट 1962। तो इसमें जैसे कि इम्पोर्टर, दोस्तों वैसे देखा जाए ये यूनिट सबसे ईजिएस्ट यूनिट है पूरे GST सिलेबस की। तो आप इसे मतलब एक बार रीड करेंगे तो अपना आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टर, एन इम्पोर्टर मीन्स एनी पर्सन हु इम्पोर्ट कॉज टू बी इम्पोर्ट any goods into India and include his agent। Exporter, an exporter means any person who export or cause to be export any goods out of India and include his agent। Goods includes all immovable property including vessel, aircraft, currency, banknote, postal, aircraft and baggage। Goods are broadly classified as first importer goods, goods brought from outside India; second export goods taken out of the India; and third is prohibited goods, goods whose import and export is banned; dutiable good, goods on which custom duty is payable। तो जैसे मैं बताया गुड्स चार तरीके के बता रखे हैं इसमें। इम्पोर्टेड गुड जो इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्टेड गुड, एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड गुड जो जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही नहीं कर सकते, ड्यूटेबल जिस पर ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी। कस्टम स्टेशंस मीन्स कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट्स, लैंड कस्टम स्टेशन और आइलैंड कंटेनर डिपोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ कस्टम एक्ट। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री इज अ लीगल डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय इम्पोर्टर और a custom clear agent upon the arrival of imported good। It is the basis for assessment and levy of custom duty। There are three types: first, bill of entry for home consumption, white color; bill of entry for warehousing into bond; and bill of entry for ex bond जो कि थर्ड वाला, remove from warehouse for house consumption। तो बिल ऑफ एंट्री असल में एक डॉक्यूमेंट है जो कि इम्पोर्टर और जो एजेंट्स होते हैं जो मतलब इम्पोर्ट कराने में मदद करते हैं उनके द्वारा मतलब यूज़ किया जाता है एज जब गुड्स का इम्पोर्ट हो जाता है तब। ठीक है, ये मेनली असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, लिवाई ऑफ कस्टम ड्यूटी, और इसके वजह से कस्टम ड्यूटी लगती है किसी भी गुड को जो अगर इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इनसाइड द कंट्री। शिपिंग बिल। A bill is the principal document filed by an exporter for the export of good. It contains detail of goods, value, quantity and destination. Assessable value. Assessable value is the value on which custom duty is computed. Under section 14 of the Custom Act, the value of import good is generally the transaction value. That is the price actually paid or payable when sold for export to India, just as per custom valuation rules 2007। CIF price। CIF stand for cost, insurance and freight। In a CIF contract, the seller bears the custom
the cost of goods, insurance premium, and freight charges up to the destination port. The CIF price forms the basis for computing the accessible value of imported good. FOB prices. FOB stands for free on board. In a free on board contract, the seller delivers the goods on the boards, the vessel, and the buyer bears the insurance and the freight cost. The FOB value is relevant for export good. ठीक है, मेनली एक्सपोर्ट गुड के लिए रेलेवेंट होती है. Territorial waters and high seas. Territorial water refer to the belt of sea adjacent to the coastal states, coast over which the state access sovereignty. मतलब वाटर मतलब पानी में, समुद्र में वो सीमा जिसमें कोस्ट जो स्टेट है वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है. ठीक है. अंडर इंटरनेशनल लॉ, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, the territorial sea extend up to 12 nautical miles from the baseline, normally the low water mark along the coast. Key feature of territorial water. So first, the coastal state has full sovereignty over the territorial sea, including its seabed, subsoil, and airspace above it. Foreign ships enjoy the right of innocent passage through terrestrial water that is continuous and expeditious transit that is not prejudicial to the peace, good order, or security of the state. Custom jurisdiction of India extend over the territorial water. Under Section 1 of the 2 of Custom Act 1962, the Act extend to the whole of India, and for the purpose of applicability, India include the territorial water. Contiguous zone. Beyond the terrestrial sea, the coastal state can exercise control in a contiguous zone up to 24 nautical miles from the baseline. ठीक है. मेनली जैसे ये टोटल वाटर है, इसकी जो लेंथ है, मेनली एरिया है, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक रहती है, जिसमें एक स्टेट का काबू रहता है, जबकि कॉटेजेस में 24 नॉटिकल माइल्स रहता है. ठीक है. एरिया इन दिस जोन स्टेट में टेक मेजर टू प्रिवेंट. इसमें स्टेट मेजर ले सकते हैं, जैसे प्रिवेंट एंड पनिश करना, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कस्टम मतलब कस्टम्स को रोकना हो गया, फिजिकल इमिग्रेशन हो गया, और सैनिटरी लॉस. ठीक है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ. दी EEZ एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. ठीक है. इसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक रहते हैं फ्रॉम बेस लाइन. विद इन द जोन द कोस्टल स्टेट हैज़ द सोवरेनिटी राइट टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. यहाँ पे मतलब स्टेट के पास ये मतलब किसी कंट्री के पास ये राइट होता है कि वो अपने उस रेंज तक के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है. बट अदर स्टेट रिटेन फ्रीडम और नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट. पर जो बाकी कंट्रीज होती है उनके पास ये आज़ादी रहती है कि वहाँ से जा सके. ठीक है. हाई सीज. The high seas are the part of ocean beyond the EEZ, beyond 200 nautical miles, and are not under the jurisdiction of any state. High seas में मतलब किसी भी स्टेट यानी कंट्री का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होता है. There are open to all nations for navigation, overflight, fishing, scientific research, and lay submarine cables. ठीक है. No nation can claim sovereignty over the high seas. कि मतलब कोई भी कब्जा नहीं कर सकता और अपना हक नहीं जता सकता है हाई सीज के ऊपर. ठीक है. जो 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड है. की प्रिंसिपल ऑफ हाई सीज. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर ऑल द स्टेट, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, फ्रीडम ऑफ फिशिंग, freedom to lay submarine cable and pipelines, no custom jurisdiction of any state on the high sea except over its own flag vessel. Relevance to custom laws. The concept of territorial water and high seas are crucial for custom enforcement. Smuggling operation often take place at sea. Custom Act empower officer to board and inspect vessel within India
Indian territorial water and the contiguous zone to prevent illegal import and export of goods. CBIC coordinates with the Indian Coast Guard for anti-smuggling operation in territorial and contiguous zone. The type of custom duty. The custom duty are tax levied on goods import into or export out of India. The Custom Tariff Act 1975 and Finance Act specify the rate. Basis custom duty BCD, Section 12 Custom Act. BCD is the primary duty levied on imported good, and the rate is specified in the first schedule of Custom Tariff Act 1975 for the import and the second schedule for export. मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में उसमें इम्पोर्ट वाले गुड्स के ऊपर कौन सा रेट लगे वो स्पेसिफाई होता है, और सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट वाले गुड्स के लिए. The BCD is a ad valorem percentage of accessible value और specific fixed amount per unit. और ad valorem का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब और ऐड किया गया, ठीक है, एक्स्ट्रा. कस्टम और करंट बेसिक्स BCD rate range from 0% to 150% depending on the good. Additional custom duty ACD, countervailing duty CVD. CVD was levied under Section 3 of Custom Act to counter the effect of excise duty on similar domestic good. It was equivalent to the central excise duty levied on like article produce in India. Note, after introduction of GST in 2000, CVD are subsumed in the integrated goods and service टैक्स ऑन इम्पोर्ट. हाँ, और जो क्या बोलते हैं, जो पुरानी वाली जो ड्यूटीज लगती थी कस्टम एक्ट के हिसाब से, फिर बाद में जब जीएसटी का इंट्रोड्यूस किया गया तो फिर जो इम्पोर्ट पे उस पर IGST लगने लग गया, ठीक है. जो CVD है उसको इंटीग्रेट कर दिया, वो उसे IGST में बदल कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उसकी जगह IGST आ गया. फिर इंटीग्रेटेड GST ऑन इम्पोर्ट. After GST import or subject to IGST as applicable, GST rate is levy of CVD and special CVD. IGST is the levied on the sum of accessible value plus BCD plus social welfare surcharge. Social welfare surcharge SWS is levied at 10% of BCD or the aggregate of the custom duty on which it is levied. It is introduced by Finance Act 2018 to replace the education cess and secondary higher education cess for funding social welfare scheme. Anti-dumping duty. Anti-dumping duty is levied where foreign goods are imported to India at lower price than the normal value. Dumping, causing material injury to domestic industry. It recommended by Directorate General of Trade Remedies and notified by the central government. Safeguard duty. The safeguard is a temporary duty imposed when sudden surge in import cause or threaten serious injury to domestic industry. It is a WTO compliant mechanism to protect domestic industry. Mainly इसमें यही होता है जब भी लोकल मार्केट को खतरा होता है तब इम्पोर्ट के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना. Countervailing duty on subsidy goods. The duty is levied on import from the country that provides subsidies to the exporter and utilizing the unfair trade advantage. Export duty. Export duty is levied on certain goods exported from India. For example, iron ore, hides and skins. The rate are specified in second schedule to Custom Tariff Act. मेनली अगर आप कोई स्पेशल टाइप की चीज़ जैसे आयरन ओर हो गया, हाइट्स हो गए, स्किन्स हो गए, ये सब चीज़ें बेचते हो तो उसमें सेकंड शेड्यूल में जो रेट बता रखा है कस्टम टैरिफ एक्ट में तो वो लगेगा. एक्सपोर्ट ड्यूटी आर रेयरली यूज्ड. वैसे तो बहुत रेयरली यूज होता है. दे आर जनरल इम्पोज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्कैर कमोडिटी. मेनली इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब जैसे जो कमोडिटी की स्कैरसिटी है जिस देश में, मतलब इस कंट्री में जिस चीज़ की स्कैरसिटी है तो उस चीज़ की अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें फिर ड्यूटी लगेगी. प्रोटेक्टिव ड्यूटी.
Protected duties levied on recommendation of the tariff commissions to protect the interest of any industry stable in India, established in India. It is temporary measure. बाकी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समरी टेबल दे रखा कस्टम ड्यूटीज़ का, कि जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12 में कस्टम एक्ट के अंदर प्राइमरी इसका रेवेन्यू ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, मेनली इम्पोर्ट्स के ऊपर जो भी रेवेन्यू उसके ऊपर ड्यूटी लगाना। इंडस्ट्री ऑन इम्पोर्ट ये CVTA 1975 में रिप्लेस CVD पोस्ट GST। मेनली इसका पर्पज़ ये था कि जो पुराना CVD था उसको हटा के GST ले आना, IGST मतलब GST के अंदर IGST लाना, ठीक है, इम्पोर्ट्स जो फिर इम्पोर्ट पे IGST लगता है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज फाइनेंस एक्ट का फंड सोशल वेलफेयर करना 10% ऑफ BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी का। एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर डंपिंग इम्पोर्ट और सेफ गार्ड ड्यूटी में प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम सर्ज। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, काउंटर फॉरेन सब्सिडीज। एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्केयर गुड्स। अब बात करते हैं PYQs की। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द बिल ऑफ एंट्री अंडर कस्टम लॉस, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी, आप सेम डिट्टो लिख दीजिएगा जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने। ये रहा बिल ऑफ एंट्री जो लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी है आपको उसको पूरा लिख दीजिए एज इट इज़, ठीक है। और अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल है। ए प्रोडक्ट वाज इम्पोर्टेड बाय CIF प्राइस ऑफ $10,000, फ्रिट्स $US इज़ 3,000, मतलब फ्रिट्स की कॉस्ट $3,000 है। इंश्योरेंस की है 1,000 जो कि पेड हो चुकी है। बैंकर रिलाइज द पेमेंट फ्रॉम द एक्सपोर्टर एट द एक्सचेंज रेट ऑफ $72 पर, ठीक है, रुपीज़ में पर डॉलर में। ऑन सेम डे CBIC नोटिफाइड द एक्सचेंज रेट वाज $71, वो 71 रुपीज़ पर डॉलर। फाइंड करना एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लिवाइडिंग ड्यूटी, मतलब वैल्यू क्या होगी प्रोडक्ट की जिस पे हम ड्यूटी लिवाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे सॉल्व कर रखा है। तो देखिए आपको कैसे करना है, पहले आपको FOB वैल्यू निकालनी है इसमें। पहला स्टेप है, ध्यान रखिए स्टेप ऐसी याद रख लीजिए। मेनली ये यूनिट आपके सिलेबस में इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाई गई है, तो इसलिए मैं बोलूँगा आप इसे ऐसे ही यूज़ दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। पहले स्टेप पे पहले आपको FOB वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जो कि CIF माइनस फ्रिट माइनस इंश्योरेंस होगी, जो कि 6,000। फिर कैलकुलेट करिए एडमिसिबल एयर फ्रिट, ठीक है, जो कि बाय इंपोर्ट ऑफ फॉर इंपोर्ट बाय एयर फ्रिट अलाउड इज, तो मतलब अगर आप इंपोर्ट करेंगे एयर के द्वारा तो फ्रिट या इतना अलाउड होगा आपको। टू की है 21% ऑफ, वो 20% ऑफ FOB वैल्यू, जो कि 20% ऑफ 6,000 जो हमने FOB यहाँ पे निकाल लिया था, फिर उसको 20% से इंटू करके आएगा तो $1,200, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा जबकि फ्रिट लगा 3,000, जबकि अलाउड हुआ इसके हिसाब से, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, तो एडमिशन भी कितना होगा 1,200, ठीक है। एक्चुअल से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अलाउड कितना होगा, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम वो निकाल रहे कि ड्यूटी कितनी लिवाई होगी प्रोडक्ट पे। फिर स्टेप 3 पे कंप्यूट करना है एक्सेसिबल वैल्यू इन $, तो एक्सेसिबल वैल्यू कितना होगा FOB प्लस एडमिसिबल फ्रिट प्लस इंश्योरेंस, जो कि 6,1200 प्लस 1,000, ठीक है, तो इतना। और फिर बाद में आपको बस इसे कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज़ में, तो आपकी वैल्यू जो कि है 71। ध्यान रखें हमें उस वैल्यू पे कन्वर्ट करना जिस पे CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स वाले रेट वो डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे था 71, यहाँ पे ध्यान रखिए 72 रुपीज़ मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंटू करके ये आंसर आएगा, तो ये रहा फाइनल आंसर। इसके हिसाब से हमारे टैक्स लिवाई होगा, ठीक है, मतलब कस्टम ड्यूटी लिवाई होगी। बाकी फिर देखा जाए व्हाट डू यू मीन, फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर, हाउ इज एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइन, जो कि अगेन प्रीवियस यूनिट से ही आ रखा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो में अगर देखेंगे तो मैंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है।
मेनली, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि इसमें एग्जाम सप्लाई होता है। इसमें ये मेनली उस यूनिट से बिलोंग करता है जहाँ पे हमने उसके बारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि, और जो रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, जिसमें मेनली जब एक वेंडर का या फिर किसी भी सप्लायर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख से, और 40 लाख से ऊपर चली जाती है, मेनली 40 लाख से ऊपर चली जाती है, तब उसे उसका टर्नओवर ऊपर चले जाता है, तब उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। तो वहीं पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझा रखा है। ठीक है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा, पूरा सेम आपको एज इट इज़ वही लिखना है। फिर उसके बारे में उसके बाद यह ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड इंडियन कस्टम वाटर्स अंडर द इंडियन कस्टम एक्ट्स, जो कि ऊपर हमने पढ़ा है टेरिटोरियल वाटर के बारे में। ठीक है, explain the provision related to determination of taxable event in case import export अंडर कस्टम लॉस। तो मेनली जो टैक्सेबल इवेंट है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, कस्टम लॉज में। ठीक है, देखिए यूनिट अगेन इसमें इतना डिटेल नहीं दे रखा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इंपोर्ट है वो मेनली तब मेनली इसमें टैक्सेबल होगा जब, एक तो केस है जब बिल ऑफ एंट्री इशू हो चुकी होगी, या फिर जो गुड है वो इंपोर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, गुड इंपोर्ट हो चुके होंगे तो बिल ऑफ एंट्री इशू हो चुकी होगी। ठीक है, और सेकंड है एक्सपोर्ट के केस में यह है कि जब या तो जो एक्सपोर्ट मतलब जो गुड है लेट आउट हो जाएंगी, या तो फिर जो वो जो बिल है वो प्रेजेंट हो चुका होगा, मतलब जो बिल है वो जनरेट हो चुका होगा। ठीक है, बाकी डिफाइन करना गुड्स एंड सर्विस एक्ट अंडर जीएसटी एक्ट 2007, ये बहुत स्टार्टिंग यूनिट से क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, मेनली यूनिट 5 का जो क्वेश्चन इससे ऐसे ही होगा कि 2 यूनिट 5 के होंगे और एक पुरानी यूनिट से होगा कोई, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 यूनिट 5 का क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस यूनिट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें मतलब वो बताना था रजिस्ट्रेशन कब रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, ये तो यहीं पे आपकी ये यूनिट भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पेपर बहुत ही अच्छे जाएँ, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।